हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। हमने 2021 से 2024 तक के पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। ईएससी 2020 के हमने 112 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। जो हमारा बचा हुआ सॉल्यूशन है आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ये सॉल्यूशन एसएससी जेई मेंस, स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम और जो बाकी जेई के एग्ज़ाम है उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। आपने अगर पुराने वाला सॉल्यूशन अभी तक नहीं देखा है जो 2021 से 24 तक का, तो उसको आप प्ले लिस्ट मैंने अलग बना रखी है, तो उसमें जाके आप उसको भी देख सकते हो। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला देखा था, 1/, श्रिंकेज रेशो -1/g, यानी कि जो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसे याद रखना है। और श्रिंकेज रेशो किसके बराबर होता है? ड्राई डेंसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो श्रिंकेज रेशो का फॉर्मूला भी और श्रिंकेज लिमिट का भी ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, ए कोर्स ग्रेन सोयल हैज ए वाइड रेशो ऑफ 0.78 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.67। द क्रिटिकल ग्रेडियंट एट विच द क्विक सैंड कंडीशन ओकर विल बी। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? G-1/1 + E। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है G, वो आपको 2.67 दे रखी है और वॉइड रेशो आपको दे रखा है 0.78। आप फॉर्मूले में पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्विक सैंड कंडीशन के अंदर क्या होता है? जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो जीरो हो जाता है। वो क्या होता है? जीरो हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन ऑफ द रैंकाइन थ्योरी ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर आज करेक्ट। तो रैंकाइन थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट, सोयल मास इज सेमी इनफाइनाइट होमोजीनियस ड्राई एंड कोहेजनलेस। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ग्राउंड सरफेस इज ए प्लेन विच में बी हॉरिजॉन्टल और इनक्लाइन। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जो ग्राउंड सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल या इनक्लाइन कुछ भी हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट, वॉल यील्ड अबाउट द बेस एंड दस सेटिस्फाई द डिफॉर्मेशन कंडीशन फॉर द प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। जो रैंकाइन थ्योरी होती है वो किसके लिए होती है? उसके अंदर हम प्लास्टिक इक्विलिब्रियम को कंसिडर करते हैं। तो ये वाले स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो रैंकाइन थ्योरी के अंदर जो सारी आइडियल कंडीशन होती हैं लगभग हम वही मानते हैं भाई। सेमी इनफाइनाइट, होमोजीनियस, ड्राई, कोहेजनलेस, भाई फ्रिक्शनलेस होती है वॉल। और उसके अलावा जो फेलियर होता है रैंकाइन में वो प्लास्टिक फेलियर होता है। तो तीनों स्टेटमेंट ही सही हैं। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखना भाई, प्लास्टिक फेलियर, इस चीज़ का क्या मतलब है? स्टील के अंदर भी आप पढ़ते हो ना भाई, पहले इलास्टिक लिमिट आती है फिर प्लास्टिक लिमिट आती है। तो प्लास्टिक लिमिट जो होती है स्टील की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, वैसे ही सोयल वाला केस है। तो भाई प्लास्टिक इक्विलिब्रियम का मतलब है पूरी की पूरी सोयल बिल्कुल जो उसकी आखिरी स्ट्रेंथ है ना वहाँ तक हम कंसिडर करते हैं। तो रैंकाइन जो होता है उसके अंदर जो हम अर्थ प्रेशर निकालते हैं उसकी वैल्यू थोड़ी हम एक्चुअल से ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। और एक होता है कुलाम वाले, कुलाम के अंदर जो फेलियर सरफेस है उसको हम स्लाइडिंग वेज मानते हैं। उसको हम क्या मानते हैं? स्लाइडिंग वेज, रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं। अगला क्वेश्चन, रेशो ऑफ द ओरिजोनटल स्ट्रेस टू द वर्टिकल स्ट्रेस इज कॉल्ड एज द कोफिशिएंट ऑफ। ओरिजोनटल स्ट्रेस डिवाइड बाय वर्टिकल स्ट्रेस, ये किसके इक्वल होता है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। इसको हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। जो सोयल के अंदर अर्थ प्रेशर वाला चैप्टर होता है उसके अंदर स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं ओरिजोनटल प्रेशर हम कैसे निकाल लें। जो सिग्मा ओरिजोनटल होता है उसको हम किसके टर्म में लिखते हैं? के इंटू सिग्मा वर्टिकल। भाई ओरिजोनटल स्ट्रेस निकालने के लिए आप के से मल्टीप्लाई कर देते हो वर्टिकल वाले को। तो हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल का रेशो किसके बराबर होएगा? अर्थ प्रेशर की। अब इसके अंदर भी आ जाते हैं एक्टिव प्रेशर, पैसिव प्रेशर और एट रेस्ट प्रेशर। तो ये आपको पता होना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अर्थ प्रेशर। अगला क्वेश्चन, ए बेड कंसिस्ट ऑफ द कंप्रेसिबल क्ले ऑफ 4 मीटर थिकनेस एंड परवियस सैंड ऑन द टॉप एंड इम्परवियस रॉक एट द बॉटम। भाई 4 मीटर थिकनेस की एक क्ले की लेयर है, उसके ऊपर तो क्या परवियस सैंड, यानी वहाँ से पानी पास, परमिएबिलिटी है उस सोइल के अंदर, ठीक है, पानी पास कर सकता है। डिसिपेशन ऑफ और वाटर प्रेशर हो सकता है हमारा। नीचे की तरफ है रोक, यानी कि वहाँ पे पानी नहीं जाएगा, ठीक है। इन ए कंसोलिडेशन टेस्ट ऑन ए अनडिस्टर्ब स्पेसिमन ऑफ ए क्ले फ्रॉम दिस डिपॉजिट 90% सेटलमेंट वाज रीच इन 4 आवर। जब हमने लैब के अंदर टेस्ट किया ना तो 90% सेटलमेंट हमें कितने टाइम में देखने को मिली? 4 घंटे के अंदर। और जो हमारा सैंपल का साइज़ था वो कितना था? 20 mm थिक था, ठीक है। टाइम फॉर बिल्डिंग फाउंडेशन ओवर दिस डिपॉजिट टू रीच द 90% ऑफ द फाइनल सेटलमेंट विल बी। अब जो ये 4 मीटर थिकनेस की क्ले की लेयर है इसके ऊपर आपने कोई बिल्डिंग बना दी तो 90% सेटलमेंट कितने टाइम में देखने को मिलेगी? तो आपने कंसोलिडेशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हम टाइम फैक्टर पढ़ते हैं। उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? टाइम फैक्टर। वो किसके बराबर होता है? CVT अपॉन डी स्क्वायर। अब जो ये डी है, डी क्या है? ड्रेनेज पाथ। भाई वो पानी जो निकल सकता है उस लेयर में से उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, वो जो उसका ड्रेनेज पाथ होता है।
और टी क्या हमारे पास, टी है हमारे पास टाइम, ये हमारा कोफिशिएंट है। अब इस वाले क्वेश्चन में हमारे लिए इजी क्या हो गया भाई, 90% तो हमें बताना 4 मीटर की लेयर कितने टाइम में सेटलमेंट होगी, और 90% ही 20 mm वाली लेयर 4 घंटे में होती है। तो ये वाला टर्म दोनों के अंदर सेम रहेगा, जो टीवी वाला टर्म है वो दोनों सोइल के अंदर सेम रहेगा। तो सेम रहेगा तो टाइम हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, डी स्क्वायर के। टाइम आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, टाइम आपका प्रोपोर्शनल आ गया डी स्क्वायर की। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं जो पहले वाली लेयर है भाई, जो हमारे लैब में लेयर है उसकी थिकनेस कितनी थी 20 mm, उसकी थिकनेस कितनी है 20 mm, उसको आप उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 20 mm किसके बराबर होगा, 20 डिवाइड बाई 1000। उसको टाइम कितना लगने लग रहा है, टाइम लग रहा है उसको, यहाँ स्क्वायर भी आएगा, टाइम लग रहा है उसको 4 घंटे, 4 आवर। और जो हमारी असलियत में लेयर है वो कितने मीटर की है, उसकी 4 मीटर की थिकनेस है। ठीक है, ये आपकी क्ले की लेयर है, ऊपर परवियस लेयर है, और नीचे क्या है, नीचे आपका पत्थर है, नीचे पत्थर है, नीचे से ड्रेनेज हो नहीं सकती। तो ड्रेनेज पाथ कितना हो गया भाई, 4 मीटर की, तो 4 मीटर ड्रेनेज हो गया, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम। तो आपको टाइम निकालना था तो टाइम आप इजीली निकाल सकते हो। कैलकुलेशन तो ये आप अपने आप सोल्व कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन में जो टाइम फैक्टर है दोनों 90% थी, तो इस वजह से हम इसको डायरेक्ट कर लिया। अगर एक जगह 90 होती, एक जगह 50 होती, तो जो ये टाइम फैक्टर है वो हमें निकालना पड़ता, और इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता ही है भाई। 60% से कम होती है तो हम क्या फॉर्मूला लेते हैं, पाई बाय 4 यू स्क्वायर। अगर 60% से कम कंसोलिडेशन है तो पाई बाय 4 यू स्क्वायर, और अगर 60% से ज़्यादा है तो 1.78 माइनस 0.933 log 10 100 माइनस यू, ये वाला हम फॉर्मूला यूज करते हैं। बाकी आपको डायरेक्ट इसी वाले से हो जाएगा भाई, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेड का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, ए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बियरिंग प्लेट सेटल बाय 8 mm इन द प्लेट लोड टेस्ट ऑन ए कोहेजनलेस सोयल। कोहेजनलेस सोयल है आपके पास, 30 सेंटीमीटर की प्लेट थी, वो 8 mm सेटल हो गई 180 किलो न्यूटन के लोड पे। ठीक है, या आपने प्लेट लोड टेस्ट किया, तो जो आपकी प्लेट थी 30 सेंटीमीटर की आपने प्लेट ली है टेस्टिंग करने के लिए। अब आ जाते हैं हमारी इस फाउंडेशन के ऊपर। द सेटलमेंट ऑफ ए सैलो फाउंडेशन ऑफ 1.5 मीटर स्क्वायर अंडर द सेम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग विल बी नियरली। अगर 1.5 मीटर स्क्वायर की हमारी फाउंडेशन होगी तो वो कितना सेटल करेगी, प्रेशर हमारा सेम रहेगा। तो जो कोहेजनलेस सोयल होती है, यानी कि सैंड टाइप की सोयल होती है, उसके लिए सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन और सेटलमेंट ऑफ जो प्लेट होता है उसका फॉर्मूला होता है सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन डिवाइड बाय सेटलमेंट ऑफ प्लेट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ फाउंडेशन अपॉन विड्थ ऑफ प्लेट, ब्रैकेट में अब वो इंटरचेंज हो जाएंगे, विड्थ ऑफ प्लेट डिवाइड बाय विड्थ ऑफ फाउंडेशन प्लस 0.3, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे पूरा का पूरा और वोल का स्क्वायर कर देते हैं। और जितने भी डायमेंशन है सारे के सारे मीटर के अंदर लिखने हैं। जितने डायमेंशन है किस में लिखोगे आप, मीटर के अंदर लिखोगे। जो सेटलमेंट है वो जो भी यूनिट आपको दे रखी हुई सेटलमेंट उस यूनिट के अंदर लिख लेना, जो भी यानी कि जो उसकी विड्थ है वो मीटर के अंदर लिखते हैं। तो जो फुटिंग है आपकी, फुटिंग की सेटलमेंट आपको बतानी थी, प्लेट की दे रखी है 8 mm, और 1.5 मीटर की आपकी फाउंडेशन थी यानी कि फुटिंग थी, और प्लेट कितनी थी 30 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में लिखोगे तो 0.3 फॉर्मूले में पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्ले सोयल होती, कौन सी सोयल, कोहेजिव सोयल होती, तो फॉर्मूला क्या हो जाता, तब तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन अपॉन सेटलमेंट ऑफ प्लेट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ फाउंडेशन अपॉन विड्थ ऑफ प्लेट। क्ले सोयल में सिंपल फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ n एक्सीड द 15 करेक्शन पेनिट्रेशन नंबर NC एज पट्टरजाकी एंड पैक रिकमेंडेशन इन द सिल्टी फाइन सैंड विल बी। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हम करते हैं, उसके अंदर जो करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर 15 से ज़्यादा आपकी n की वैल्यू आ जाती है तो 15 प्लस n माइनस 15 डिवाइड बाई 2 क्या रहता है, 15 प्लस n माइनस 15 डिवाइड बाई 2। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस वाली करेक्शन को हम डाई लेटेंसी करेक्शन भी बोलते हैं। तो याद रखना इसको, पेपर में आपसे न्यूमेरिकल दे देगा या सोल्व करवा लेगा आपसे। 15 प्लस n माइनस 15 डिवाइड बाई 2। अगला क्वेश्चन, अब जो ये वाला क्वेश्चन है टेलर स्टेबिलिटी नंबर से रिलेटेड है भाई, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको बतानी है, टेलर स्टेबिलिटी नंबर वगैरह, तो इस वाले क्वेश्चन को आप छोड़ दो, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बाकी इसने फॉर्मूले कौन से यूज करें भाई, गामा सैचुरेटेड निकालने के लिए फॉर्मूला G प्लस ई एस गामा W अपन 1 प्लस ई, भाई सैचुरेटेड है तो S की वैल्यू 1 हो गई,
तो फॉर्मूला क्या बन गया, जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई। अब ये टेलर स्टेबिलिटी नंबर के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, तो ये हमारे सिलेबस के अंदर है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेबिलिटी और shear स्ट्रेंथ ऑफ द फाइन ग्रेन सोइल कैन बी इंक्रीज बाय ड्रेनिंग दैम विद पैसेज ऑफ डायरेक्ट करंट थ्रू दैम, द प्रोसेस इज नोन एज। तो जो भाई कोहेसिव सोयल होती है, फाइन ग्रेन सोयल होती है, उसकी shear स्ट्रेंथ आप इंक्रीज कर सकते हो उनके अंदर से करंट पास करके। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इसके अंदर सोयल में से करंट पास कराया जाएगा और जो पोर वाटर प्रेशर वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, कैथोड के ऊपर। कैथोड कौन सा होता है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। और भाई पोर वाटर प्रेशर निकल जाएगा तो भाई उसकी जो स्ट्रेंथ होती है क्ले की वो इम्प्रूव हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कंबाइन करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 3400 मीटर विल बी नियरली। कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के लिए जो कंबाइन करेक्शन होती है वो किसके बराबर होती है, -0.0673 डी स्क्वायर। और इसमें बस अपने को ध्यान ये रखना पड़ता है, जो डी हम रखते हैं वो हम किलोमीटर के अंदर रखते हैं, और जो करेक्शन आती है वो हमारी मीटर के अंदर आती है। वो किसके अंदर आती है, मीटर के अंदर। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कंबाइन करेक्शन किसके बराबर होती है, -0.0673 डी स्क्वायर। और केवल आपसे कर्वेचर के लिए पूछी होती तो -0.0785, और केवल रिफ्रैक्शन के लिए पूछती तो रिफ्रैक्शन के लिए आती +0.0112 डी स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 100 मीटर की टेप है, उसको 2 पॉइंट के बीच में आपने सस्पेंडेड कर रखा है, 200 न्यूटन का पुल लगा रखा है, यानी 200 न्यूटन के फोर्स लगा के आप उसको खींचने लग रहे हो टेप को। 30 न्यूटन का वेट है उस टेप का, करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द टेप एंड विल बी नियरली। तो वैसे तो क्वेश्चन में थोड़ा और इसको ढंग से लिखना चाहिए था क्वेश्चन। भाई 100 मीटर की जो टेप है, आपने जब 200 न्यूटन का लोड लगा के उसको खींचा तब आपने मेजर करी है 100 मीटर की टेप, ठीक है। और टेप का वजन है 30 न्यूटन। तो सैक करेक्शन आपको निकालनी पड़ेगी। सैक करेक्शन किसके बराबर होती है, -W² डिवाइड बाय 24 P²। और इसके अंदर W क्या होता है, ये होता है टोटल वेट ऑफ द टेप, और जो L होता है, L होती है लेंथ ऑफ द टेप, और P क्या होता है, भाई आप उसमें कितना फोर्स लगा के उसको खींचने लग रहे हो टेप को। तो सैक करेक्शन हो जाएगी हमारी -W² अपॉन 24 P²। W यानी टेप का वजन दे रखा है 30 न्यूटन, वजन हम लगा रहे हैं 200 न्यूटन का, तो हमारी सैक करेक्शन आ गई 0.1। और नेगेटिव उसका साइन होता है तो नेगेटिव आ जाती है। हमने मेजर कितनी करी 100 मीटर, और करेक्ट लेंथ कितनी हो गई 100 - 0.1 99.9। अब इस क्वेश्चन में इसने ढंग से नहीं बता रखा कि भाई 100 मीटर इसकी मेजर लेंथ है, ट्रू लेंथ है, क्या लेंथ है। तो इस वाले क्वेश्चन में इसने कन्फ्यूजन रख दिया है। क्वेश्चन इसको थोड़ा ढंग से लिखना चाहिए था। In horizontal distance measurement, the basic formula for distance in a stadia tachyometry has a additive constant। भाई जो हम टैक्योमीटर यूज करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस मेजरमेंट का, D = KS + C। और C हमारा कांस्टेंट होता है, C की कोई वैल्यू होती है, और जो K होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हम 100 लेते हैं। तो जो एडिशन वाला कांस्टेंट है C, उसको 0 करने के लिए हम एनालिटिक लेंस का यूज करते हैं। तो वो एनालिटिक लेंस क्या होता है, तो एनालिटिक लेंस जो होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। वो कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। और उसको हम कहाँ पे फिट करेंगे, ऑब्जेक्टिव ग्लास और डायफ्राम के बीच में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये तो आपको पता होगा भाई कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, बाकी इस चीज़ को भी याद रख लेना, डायफ्राम और ऑब्जेक्टिव ग्लास के बीच में फिट करेंगे उस वाले लेंस को। जो आप टेलीस्कोप यूज करते हो, शुरू में क्या होता है भाई, शुरू में तो आई पीस होता है जिस पे आप भाई अपनी आँखों को लगा के देखोगे। फिर क्या आता है, डायफ्राम आएगा, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्ट ग्लास आएगा। और जो क्रॉस ईयर होते हैं वो डायफ्राम के अंदर ही लगे होते हैं। डायफ्राम के अंदर क्या फिट होते हैं, क्रॉस ईयर होते हैं। तो याद रख लेना, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट और हमारे डायफ्राम ग्लास के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन, इफ़ दी LMT इज़ 8 आवर 12 मिनट 16 सेकेंड। भाई लोकल मेन टाइम दे रखे आपको। लोकल मेन टाइम का क्या मतलब है भाई, जैसे इंडिया के अंदर फ़िलहाल कितने बज रखे होंगे भाई, सुबह के 10 बज रखे हैं, और भाई इंग्लैंड के अंदर कितने बज रखे हैं, तो भाई वहाँ पे इस टाइम रात हो रखी होगी। तो एक तो हो गया लोकल टाइम, और एक हो गया GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। जो हम रेफरेंस टाइम लेते हैं ना भाई, जहाँ पे 0 से हमने मानना शुरू करा टाइम को, होता है ग्रीनविच मीन टाइम। इंग्लैंड के अंदर कोई जगह है उसको। वैसे ये वाला क्वेश्चन आपके SSC के सिलेबस का पार्ट नहीं है, बाकी वैसे देख लेते हैं इसको।
एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का पार्ट है ये, थोड़ा आसान क्वेश्चन है। तो आपने अपनी अर्थ देखी होगी, अर्थ ऐसी होती है, सर्कुलर होती है अर्थ। अब इसके ऊपर ये हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ढेर सारी लाइन होती हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोलते हैं। अब जो दो लाइन होती है उनके बीच में जो डिग्री का डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलेंगे भाई। जो इंग्लैंड है, क्या इंग्लैंड, वो यहाँ पे यूरोप के अंदर इस साइड जाएंगे तो ईस्ट होता है और इस साइड जाएंगे तो वेस्ट होता है, ठीक है। और एंगल मेजर करते हैं, मान लो ये 0 डिग्री की लाइन है, उधर जाएंगे तो कितना 180 डिग्री तक उधर जा सकते हैं और उधर जाएंगे तो -180 डिग्री तक जा सकते हैं। तो ऐसे रहता है। और जो टाइम का डिफरेंस होता है भाई, इस लाइन पे अलग टाइम होएगा, इस वाले लाइन पे अलग टाइम होएगा। जो 1 डिग्री का डिफरेंस है वो हमारा कितना डिफरेंस क्रिएट कर देता है, 4 मिनट का। जो ये दो लाइन होती है ना उनके बीच में कितना डिफरेंस होएगा, 4 मिनट का। जैसे हम अपने भारत देश के बारे में देखें तो अरुणाचल प्रदेश में वही सूरज कितने बजे उग जाता है। अरुणाचल प्रदेश के आसपास सूरज उग जाता होगा, मान लो सुबह के 3 बजे या 2 बजे लगा लो। अगर अरुणाचल प्रदेश में सूरज सुबह के 2 बजे उगता है तो दिल्ली आते आते सूरज कितने बजे उगता है भाई, 5 या 6 बजे के आसपास उगता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस डिफरेंस को समझो आप। अब आपको क्या दे रखा है भाई, लोकल टाइम कितना है, 8 घंटे 12 मिनट, यानी कि सुबह के 8:12 हो रखी हैं। और हम हैं कहाँ पे, 38 डिग्री पश्चिम की तरफ। तो ग्रीनविच यानी इंग्लैंड में कितना टाइम हो रखा होगा, यानी पश्चिम में है तो पूर्व की तरफ आना पड़ेगा। और पूर्व में सूरज पहले और ज़्यादा पहले उग जाता है। तो 38 डिग्री का क्या मतलब है, 38 गुणा में 4 यानी कि 160 मिनट के आसपास हो गया। तो 8 घंटे में से 160 को और माइनस कर दो। जो 8 घंटे है ना, 8 घंटे 12 मिनट, अच्छा सॉरी, हमें माइनस नहीं प्लस करना पड़ेगा क्योंकि इंग्लैंड में तो सूरज पहले ही उग गया, ईस्ट की तरफ है, ईस्ट में सूरज पहले उग जाता है। तो +2 आवर कर देंगे। तो इंग्लैंड के अंदर अभी कितना टाइम हो रखा होगा, 10 घंटे 47 मिनट का टाइम हो रखा होगा। एग्जैक्ट हम इस क्वेश्चन के अंदर नहीं गए हैं, हमने अंदाजा सा ले लिया। मान लो पेपर में असल तो आएगा नहीं और बाय चांस अगर आ भी गया तो आप इसको खरीदोगे। अगला क्वेश्चन, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखा, ये असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में आ सकता है। ये वाला भी वैसा ही असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में आएगा, आपके SSC एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी इस वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। कोई लाइन है, ए बी लाइन है, फोटोग्राफ के ऊपर वो कितने सेंटीमीटर की, 10.16 सेंटीमीटर की है, ठीक बात है। और फोकल लेंथ, जो भाई कैमरे से आपने फ़ोटो खींची ना, वो 16 सेंटीमीटर की उसकी फोकल लेंथ थी कैमरे की। और जो वो वाली लाइन है 2.54 सेंटीमीटर किसी नक्शे के ऊपर, ठीक है। और उस नक्शे का स्केल कितना है, 50,000, 1 = 50,000। तो 1 × 50,000 का क्या मतलब है, 1 × 50,000, तो 1 सेंटीमीटर = 50,000। अब ये मीटर के अंदर आ गया, यानी 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 500 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो 2.54 वाली लाइन कितनी हो जाएगी, 2.54 वाली लाइन हो जाएगी 2.54 गुणा में 500, इतनी हो जाएगी ना 2.54 वाली लाइन, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम नक्शे में देख रहे थे, किसमें, मैप के अंदर देख रहे थे। अब आपने क्या करा, आप हवाई जहाज में बैठे, आपने कैमरा लिया, ज़मीन की फ़ोटो खींची। अब वो वाली लाइन आपको कितनी दिख रही है, 16 सेंटीमीटर की दिख रही है। तो स्केल कितना हुआ, स्केल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। स्केल होता है भाई, नक्शे में कितनी दिख रही है, नक्शे में आपको कितनी दिख रही है, वो 16 सेंटीमीटर की लाइन दिख रही है, ठीक है। और असल में कितनी बड़ी है वो लाइन, 2.54 × 500, 2 जीरो और लगा लो। ये मीटर में है ना, इसको सेंटीमीटर में ही रहने दो, आप इसको सेंटीमीटर में ही रखो, ठीक है। इसको आप सेंटीमीटर में ही रखो। 1 सेंटीमीटर इसके बराबर था, तो 2.54 किसके बराबर होगा, तो 2.54 गुणा में 50,000 सेंटीमीटर। यह आपका क्या आ गया, स्केल आ गया। और स्केल का एक फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहली वाली वीडियो आपने देखी होगी, तो मैंने आपको करवाए हुए हैं ये वाले क्वेश्चन। स्केल का फॉर्मूला होता है भाई, आप किसी हवाई जहाज में बैठ के फ़ोटो खींचने लग रहे हो, कुछ भी मान लो, ये हवाई जहाज है, ये आपकी ज़मीन है, आप फ़ोटो खींचते हो, तो स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, स्केल का फॉर्मूला होएगा F/H। भाई जो आपने यहाँ पे कैमरा यूज कर रखा है उसका फोकल लेंथ डिवाइड बाय हाइट। फोकल लेंथ आपको कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। ज़मीन से कितनी हाइट है वो हम निकाल लोगे। अच्छा, ये फोकल लेंथ आपकी 16 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ आपकी 16 सेंटीमीटर है। और 10.54 की आपकी वो लाइन थी, 10.54 की आपकी वो 10.16 की लाइन थी, 10.16 की। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये 16 है, 16 गुणा में 5 80,
और 25 गुणा में 8 कितना हो जाएगा 200, और 2 जीरो इधर है, इधर से 1 जीरो कटेगी तो आपका एस कितना आ जाएगा, एस आपका आ जाएगा 2000 मीटर, एस आ जाएगा आपका 2000 मीटर। पेपर में कैलकुलेशन ऐसे ही करनी होती हैं, डेसिमलों में मत जाना। जैसे मैंने करा 16 को मैंने 5 से गुणा करा, 16 पंजे 80, फिर बचा 8 बचा, मैंने जीरो गायब कर दी, फिर 25 गुणा में 8 कितना होता है 200, उसकी भी जीरो गायब कर दी तो 2000 मीटर आ गया। वो यूनिट में देखता हुआ चल रहा हूँ 2000 मीटर, और 200 मीटर अबव है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 2200 मीटर। आपका हेलीकॉप्टर मीन सी लेवल से कितने हाइट पे 2000 मीटर। अब ये पूरा बड़ा सॉल्यूशन कर रखा है, इतना बड़ा नहीं है, वो एक लाइन का ही सॉल्यूशन है जो मैंने ऊपर लिख के बताया आपको। तो ये वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था वो। स्केल किसके बराबर होएगा, फोकल लेंथ डिवाइड बाय हाइट के बराबर। फोकल लेंथ तो जो कैमरा आप यूज कर रहे हो, और हाइट कहाँ से, ज़मीन से आप हाइट मेजर करोगे। अगला क्वेश्चन, इफ़ बैक साइड एंड फोर साइड डिस्टेंस आर बैलेंस। अगर बैक साइड और फोर साइड डिस्टेंस अगर बराबर आपने बैलेंस कर रखे हैं तो क्या होएगा। द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द 2 पॉइंट कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द डिफरेंस ऑफ द 2 रीडिंग। जो एलिवेशन डिफरेंस है, आप दोनों रीडिंग का डिफरेंस लेके आप इजीली निकाल सकते हो भाई, बैक साइड माइनस फोर साइड। सही बात है। नो डिफरेंस फॉर द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ऑफ साइट इज नेसेसरी। आपको लाइन ऑफ साइट मान लो इंक्लाइन है यानी कि पैरेलक्स वगैरह है, तो उसके लिए कोई भी आपको अलग से करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है बैक साइड का फोर साइड का जब इक्वल होता है तो वो बैलेंस हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ए रेलवे कर्व ऑफ 1350 मीटर रेडियस इज टू बी सेट आउट टू कनेक्ट द 2 टेंजेंट। 2 टेंजेंट हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए 1350 मीटर रेडियस की एक कर्व बनाई गई है। ठीक है। रेडियस स्पीड इज 100, डिज़ाइन स्पीड इज 110 किलोमीटर पर आवर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज 0.3, शिफ्ट ऑफ द सर्कुलर कर्व विल बी। तो वैसे तो इसने रेलवे लिख दिया, लेकिन जो फॉर्मूले लगेंगे ना इसके अंदर, सारे हाईवे वाले फॉर्मूले लगेंगे इसके अंदर भी, रेलवे के अंदर भी। जो शिफ्ट होता है ट्रांजिशन कर्व का, उसका क्या फॉर्मूला होता है, L² डिवाइड बाय 24R। भाई ट्रांजिशन कर्व की लेंथ और उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 24 इंटू रेडियस जो है, रेडियस आप अपने को दे ही रखे है भाई 1350 मीटर रेडियस है। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालनी है, वो कैसे निकाल लोगे भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का, V³ डिवाइड बाय CR। वेलोसिटी किसके अंदर लेंगे, इस इन्होंने दे रखी किलोमीटर पर आवर में, हमें लेनी पड़ेगी मीटर पर सेकंड के अंदर, तो आप इजीली निकाल सकते हो। वेलोसिटी 110 किलोमीटर में है, पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, V³/CR। C क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, जो आपको 0.3 दे रखा है, रेडियस 1350 है ही, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ निकाल ली। जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट किसके बराबर होता है, L² डिवाइड बाय 24R। ये 24 है, ये लिखने में थोड़ी गलती हो रखी है, तो फॉर्मूले में पुट करोगे शिफ्ट आपका आ जाएगा। हाईवे वाला ही फॉर्मूला लगना है इसके अंदर। और 2 टेंजेंट थे, उसके बीच में आपने एक रेडियस इंट्रोड्यूस करा, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन कर्व ही तो बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन, ए थियोडोलाइट इज कॉल्ड एज ए ट्रांजिट थियोडोलाइट व्हेन इट्स टेलीस्कोप कैन बी रिवॉल्व थ्रू ए कंप्लीट रेवोल्यूशन अबाउट इट्स। ट्रांजिट थियोडोलाइट हम किसको बोलते हैं भाई, जिसका टेलीस्कोप हम कंप्लीटली घुमा सकें वर्टिकल प्लेन के अंदर। और कौन सी एक्सिस के अबाउट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। भाई वर्टिकल प्लेन में आप किसी चीज़ को घुमाओगे तो कौन सी एक्सिस के अबाउट घुमाओगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिट थियोडोलाइट। भाई फेस लेफ्ट से फेस राइट कंडीशन में आप उसको कन्वर्ट कर लेते हो गोल घुमा के। अगला क्वेश्चन, स्टेलेकिटिस एंड स्टेलेगमाइट्स आर फीचर ऑफ। तो जो ये टर्म दिए हुए हैं स्टेलेकाइट्स एंड स्टेलामाइट्स, ये किसके फीचर होते हैं। तो उस टाइप का क्वेश्चन है भाई, आप एक चीज़ याद थोड़ी ना करोगे, अभी प्रीवियस ईयर में आ गए तो हमने याद कर लिया। ग्राउंड वाटर डिपॉजिटेड इन केव फॉर्म बाय प्रेसिपिटेशन फ्रॉम ड्रिपिंग वाटर रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टेलेकिटिस और स्टेलेगमाइट्स ये किसके फीचर हैं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट रिच वाटर जो होता है गुफाओं के अंदर, केव्स के अंदर जो डिपॉजिट हो जाता है उसको स्टेलकाइट्स एंड स्टेलगमाइट्स बोलते हैं। तो बस आपको याद एक बार पढ़ लिया बहुत है। अब ये वाले क्वेश्चन किसी को याद नहीं होते, अब एक एक चीज़ याद करने कोई नहीं बैठता। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आइसोगोनिक लाइन एंड आर करेक्ट इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। आइसोगोनिक लाइन क्या होती है भाई, लाइन जोइनिंग पॉइंट ऑफ द सेम डेक्लिनेशन, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोगोनिक लाइन। डेक्लिनेशन क्या होता है भाई, जो नॉर्थ वाली हमारी मतलब ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन है उसके साथ कितना एंगल बनाने लग रहा है, तो सेम डेक्लिनेशन वाली लाइन को आइसोगोनिक लाइन। तो पहली स्टेटमेंट सही है। इट डज नॉट फॉर्म कंप्लीट ग्रेट सर्कल। तो आइसोगोनिक लाइन जो होती हैं वो
कंप्लीट सर्कल को फॉर्म नहीं करती, ये वाली बात भी सही है। इट रेडिएट फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक रीजन एंड फॉलो द इरेगुलर पाथ, तो इरेगुलर पाथ को फॉलो करती हुई जाती है। तो ऐसे नहीं है वही पर परफेक्ट सर्कल बनेगा, इरेगुलर शेप की लाइन होती है ये आइसोगोनिक लाइन, और पॉइंट ऑफ सेम डेक्लिनेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन को आइसोगोनिक लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन रिजल्टिंग फ्रॉम द डिप्रेशन और एलिवेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट ऑन ए लार्ज स्केल ड्यू टू फोल्टिंग एंड दीज एलिवेट स्ट्रक्चर आर कॉमनली कॉल्ड एज, जो अर्थ की अलग अलग प्लेट होती है ना, जब वे एक दूसरे से टकराती हैं तो भाई एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, तो उस वजह से माउंटेन्स फॉर्म हो सकते हैं। तो उस वाले माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं, उन वाले माउंटेन्स को बोलते हैं फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन। क्या बोलते हैं, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन। जैसे इंडिया के अंदर जो हिमालय माउंटेन है, भाई इंडिया वाली जो प्लेट है वो एशिया वाली प्लेट से जब टकराई थी तब ये हिमालय माउंटेन बने थे। अगला क्वेश्चन, तो फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन। अगला क्वेश्चन, ए लिटिल गैप इज लेफ्ट बिटवीन द हेड ऑफ ग्लेशिएटेड वैली एंड द मास ऑफ द ग्लेशियर आइस, द गैप इज नोन एज द, ए लिटिल गैप इज लेफ्ट बिटवीन द हेड ऑफ ए ग्लेशिएटेड वैली एंड द मास ऑफ द ग्लेशियर आइस, द गैप इज नोन एज द, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, बर्ग चरण नाम से जानते हैं। भाई कोई वैली है, वहाँ पे ढेर सारी बर्फ़ है, तो बर्फ़ का एक काफ़ी बड़ा टुकड़ा उस बची हुई बर्फ़ से मतलब जब सेपरेट हो जाता है ना, तो एक गैप सा यानी दरार सी आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं बर्ग चरण। इसको आप बस याद कर लेना, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। द साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन द रोड टू ड्राइवर एट एन इंस्टेंट डिपेंड अपॉन दी, साइड डिस्टेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, फीचर ऑफ द रोड साइड। हाँ भाई सही बात है, भाई स्ट्रेट रोड है, पैराबोलिक, भाई अचानक से वर्टिकल कर्व आ रही है, क्या आ रही है, तो फीचर ऑफ रोड के ऊपर डिपेंड करेगा। हाइट ऑफ द ड्राइवर आई, बिल्कुल। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर साइड डिस्टेंस आपका अवेलेबल वो डिपेंड करेगा। भाई ड्राइवर की ज़्यादा हाइट होगी तो ज़्यादा दूर तक का दिखेगा, और भाई सामने कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो वो पहले ही दिख जाएगा, छोटा ऑब्जेक्ट थोड़ा पास जाने पे दिखेगा। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग डाटा। डिज़ाइन स्पीड दे रखी है, भाई जो व्हीकल हमें ओवरटेक करना है उसकी स्पीड दे रखी है, रिएक्शन टाइम दे रखा है, ओवरटेक करने के लिए एक्सेलरेशन दे दी भाई 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। सेफ डिस्टेंस, सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ऑन ए टू वे ट्रैफिक विल बी, तो जो टू वे ट्रैफिक होता है उसके लिए ओवरटेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हम क्या लेते हैं, D1 + D2 + D3। क्या लेते हैं, D1 + D2 + D3। D1 क्या होता है, D1 होता है आपका रिएक्शन टाइम, D1 क्या होएगा आपका रिएक्शन टाइम। इसमें हम स्पीड कितनी लेंगे, जो ओवरटेकन व्हीकल होता है उसी की स्पीड से हम 2 सेकंड के लिए चलते हैं, जो ओवरटेकन व्हीकल होता है उसी की स्पीड से हम 2 सेकंड के लिए चलते हैं, तो D1 आपका ये आ गया। D3 क्या होता है, जो ओवरटेकिंग का पूरा प्रोसेस होता है उसके दौरान जो सामने से आने वाली गाड़ी होती है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, वो D3 होता है। और D2 क्या होता है, D2 का फॉर्मूला होता है 2x + D, 2x प्लस इसको B कह लो या D कह लो, और S क्या होता है, S होता है भाई एक सेफ डिस्टेंस हम लगा के चलते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, S का फॉर्मूला होता है 0.7 वेलोसिटी ऑफ B + 6। भाई 6 मीटर भाई गाड़ी की लंबाई है और 0.7 B लेते हैं। अब इसने किलोमीटर पर आवर में कर रखा है इसलिए 80 लिया है, हम इसको पहले मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा S आ जाएगा। और टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है 4S/A। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 4S/A। S हमने यहाँ निकाल लिया 22 मीटर, 4 × 22 और डिवाइड बाई ए क्या है आपका, ए आपका एक्सेलरेशन है, और इसको भी आपको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 11.26 आपका ओवरटेकिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसका टाइम आ गया, ठीक है। तो 2S प्लस जो ओवरटेकिंग के पूरे टाइम में जो B वाली गाड़ी है वो कितनी चली है, तो 80 किलोमीटर उसकी स्पीड थी, 11.26 सेकंड के लिए वो इतनी चली। और D3 क्या था, जो सामने से आने वाली गाड़ी है वो कितनी चली भाई 11 सेकंड के दौरान। और सामने से आने वाली गाड़ी की स्पीड हम कितनी लेते हैं, जो ज़्यादा वेलोसिटी वाली होती है, यानी A व्हीकल जो होता है उसकी स्पीड लेते हैं हम। तो तीनों को ऐड कर दोगे आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। रेशो ऑफ द लोड ऑन व्हील टू कॉन्टैक्ट एरिया और एरिया ऑफ इम्प्रिंट इज कॉल्ड एज द कॉन्टैक्ट प्रेशर। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर किसके बराबर होता है, जो आपकी गाड़ी के ऊपर लोड है डिवाइड बाय कॉन्टैक्ट एरिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट प्रेशर। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट, रेशो ऑफ लोड ऑन व्हील टू द कॉन्टैक्ट प्रेशर इज नोन एज द रिजिडिटी फैक्टर। तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत है।
रिजिडिटी फैक्टर किस चीज़ के बराबर होता है? जो आपका कॉन्टैक्ट प्रेशर होता है डिवाइड बाय टायर प्रेशर। कॉन्टैक्ट अपॉन टायर प्रेशर किसके बराबर होता है? रिजिडिटी फैक्टर के बराबर होता है। पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट टाइप ऑफ क्रिटिकल लोड पोजिशन इन द पेवमेंट स्लैब डिज़ाइन फॉर द लोड ऑन द पेवमेंट सरफेस। जो हम पेवमेंट डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर हम कौन कौन सी लोड कंडीशन एज्यूम करते हैं? भाई अंदर की तरफ लोडिंग लग सकती है, एज यानी किनारों के ऊपर या फिर कॉर्नर के ऊपर लग सकती है लोडिंग, लेकिन इसेंट्रिक लोडिंग हम कंसिडर नहीं करते। जो हाईवे डिज़ाइन वाला चैप्टर उसमें आपने पढ़ा होगा, भाई एज के ऊपर लोड लगेगा, सेंटर पे लगेगा, अंदर लग सकता है, इंटीरियर कहीं भी, लेकिन इसेंट्रिक लोडेड आपकी पेवमेंट के अंदर हम डिज़ाइन में कंसिडर नहीं करते। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द वेस्टर्न गार्ड कंसेप्ट ऑफ द टेम्परेचर स्ट्रेस। जो पेवमेंट होती है वेस्टर्न गार्ड कंसेप्ट फॉर टेम्परेचर स्ट्रेस, तो उसके रिगार्डिंग सही स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट, भाई दिन के टाइम टॉप ऑफ द पेवमेंट गेट हीटेड अंडर द सनलाइट व्हेन द बॉटम ऑफ स्लैब डज नॉट। तो ये कह रहा है दिन के टाइम ऊपर वाली स्लैब गर्म हो जाएगी, व्हेन द बॉटम ऑफ स्लैब बिकम हॉट। तो नीचे वाली स्लैब क्यों हॉट होएगी? नीचे वाला तो टेम्परेचर कम रहेगा, ऊपर वाले का ज़्यादा रहेगा, तो इस वजह से पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट, ड्यूरिंग समर सीजन द मीन टेम्परेचर ऑफ द स्लैब इंक्रीज। भाई गर्मियों के दौरान पूरी स्लैब का जो एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा, सही बात है। कंक्रीट पेवमेंट एक्सपेंड टूवर्ड द एक्सपेंशन जॉइंट। तो भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्लैब हमारी एक्सपेंड करेगी, ये भी सही बात है। दूसरी स्टेटमेंट सही है। तीसरी स्टेटमेंट, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स एट द इंटरफेस कंप्रेसिव स्ट्रेस इज डेवलप एट द बॉटम ऑफ द स्लैब एज इट टेंड टू एक्सपेंड। जो हमारी स्लैब एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, लेकिन जो नीचे वाली वो है भाई हिस्सा है स्लैब का, वो ज़मीन के साथ लगा हुआ होता है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से उसको एक्सपेंड नहीं होने देगा, तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेंगी? कंप्रेसिव फोर्स लगेंगी। तो ये भी सही बात है। भाई स्लैब आपकी फैलने की कोशिश करेगी, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, और कोई चीज़ उसको एक्सपेंड नहीं होने दे रही, तो कौन सी फोर्स लग रही है? कंप्रेसिव फोर्स। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ पॉलीसेंट्रिक शेप टनल। वैसे तो भाई ये टनल वगैरह ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, एक तो क्वेश्चन वैसे पहले आ रखा है, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पॉलीसेंट्रिक टनल कैसा होता है? भाई कुछ क्या कह सकते हैं, जो हॉर्स मैग्नेट होता है ना, कुछ वैसे टाइप की शेप होती है इसकी। भाई नीचे से तो प्लेन रहेगा, भाई जो आपका रोड जाएगा, रोड कैसा रहता है? प्लेन रहता है, सीधा रहता है, और ऊपर जाके कैसा हो जाता है? थोड़ा सर्कुलर शेप का हो जाता है, तो पॉलीसेंट्रिक टनल होता है। ऑप्शन देखते हैं, इट कैन बी कन्वीनियंटली यूज फॉर द रोड एंड रेलवे ट्रैफिक। रोड और रेलवे ट्रैफिक के लिए हम इसको ईजिली यूज कर सकते हैं, सही बात है। दूसरी स्टेटमेंट, नंबर ऑफ सेंटर एंड लेंथ ऑफ द रेडियस कैन नॉट बी फिक्स। तो ये वाली चीज़ गलत है, भाई हम फिक्स कर सकते हैं। बाकी पॉलीसेंट्रिक शेप जो टनल है, आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर बहुत सारे सेंटर होते हैं। क्या होते हैं इसमें? ढेर सारे सेंटर होते हैं, और इसको आप रेलवे के लिए और हाईवे के लिए दोनों के लिए यूज कर सकते हो। जो नंबर ऑफ सेंटर होते हैं और लेंथ ऑफ रोड होती है, लोकल कंडीशन के हिसाब से आप इसको फिक्स कर सकते हो। एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर को ये रजिस्ट कर सकता है आर्च एक्शन की वजह से। तो तीसरी स्टेटमेंट सही है, पहली सही है, दूसरी गलत है। शेप कैसी होएगी इसकी? आप ऐसे लगा के चलो, भाई साइडों से तो सीधी दीवार जैसा है, और फिर ऊपर जाके सर्कुलर सा हो गया, ठीक है। तो हॉर्स मैग्नेट जैसा कुछ होता है, पॉलीगनल टाइप की शेप होती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस जनरल फ्रिक्शन। तो 139 नंबर क्वेश्चन को आप छोड़ दो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए 640 मीटर लॉन्ग ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक बाय यूजिंग ए स्लीपर डेंसिटी ऑफ m+5। स्लीपर की डेंसिटी कितनी है? m+5। इसका क्या मतलब है? भाई एक रेल लेंथ के अंदर जो भी रेल लेंथ है +5 हमारे स्लीपर होंगे। एक रेल की लेंथ है 12.8, तो भाई एक रेल लेंथ के अंदर कितने स्लीपर हो गए? 12.8 + 5 यानी कि 17.8, यानी 12.8 मीटर के अंदर 17.8 स्लीपर होंगे, यानी कि 18 स्लीपर कह लो आप। फाइंड द नंबर ऑफ स्लीपर, टोटल स्लीपर कितने होंगे? भाई 12.8 मीटर के अंदर कितने हैं? 17.8, तो 640 मीटर के अंदर कितने होंगे? तो 17.8 डिवाइड बाई 12.8 मल्टीप्लाई बाई 640। जो यूनिटरी मेथड आप इजीली निकाल सकते हो। भाई 12.8 में कितने? 17.8, तो 640 में कितने होंगे? यूनिटरी मेथड लगाना, कितने स्लीपर होंगे आप इजीली कर सकते हो। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बलास्ट यूज फॉर द इंडियन रेलवे। रेलवे ट्रैक के अंदर जो हम बलास्ट यूज करते हैं भाई वो रोड यूजरी होती है, तो उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, मिनिमम विड्थ फॉर द बलास्ट फॉर ए ब्रॉड गेज सेक्शन इज 20 से 25 सेंटीमीटर। तो ब्रॉड गेज सेक्शन के लिए जो डेप्थ होती है ब्लास्ट की वो कितनी हम कंसिडर करते हैं 20 to 25 सेंटीमीटर। इसका फंक्शन क्या होता है भाई, जो ड्रेनेज होता है ड्रेनेज के फंक्शन के लिए काम करती है, और जो हमारे स्लीपर होते हैं उनको पोजीशन के अंदर हेल्ड करके रखती है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। रेडियस ऑफ ट्रांजिशन रेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सिलेक्टेड मिनिमम इन ऑर्डर टू अटेन द फुल सुपर एलिवेशन एंड द कर्वेचर ग्रेजुअली। जो भाई आपकी ट्रांजिशन कर्व होती है, पहले रोड कैसा होता है, पहले बिल्कुल सीधा होता है, तो स्ट्रेट रोड का रेडियस ऑफ कर्व कितना होता है इन्फिनिटी। जो स्ट्रेट पोर्शन होता है उसका रेडियस कितना होता है इन्फिनिटी। और धीरे धीरे हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं किस लिए, ताकि जो रेडियस होता है इन्फिनिटी से किसी वैल्यू तक अटेन आ जाए। तो वही चीज़ इसने लिखी हुई है भाई, रेडियस ऑफ ट्रांजिशन होता है पहले इन्फिनिटी होता है, फिर कोई सर्टन वैल्यू तक आ जाता है, ताकि हम फुल सुपर एलिवेशन को अटेन कर पाएँ। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट, कंपाउंड कर्व सर्कल की आर्क होती है। जी नहीं, कंपाउंड कर्व क्या होती है, एक से ज़्यादा टाइप की जो कर्व होती हैं। तो सर्कल तो सिंपल टाइप की कर्व हो गई। अगला स्टेटमेंट, रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व कांस्टेंट होता है। जी नहीं, पहली स्टेटमेंट में हमने देखा पहले इन्फिनिटी होता है और धीरे धीरे एक सर्टेन वैल्यू तक चला जाता है। हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करेंगे जब चेंज इन ग्रेडियंट होगा। जी नहीं, जब चेंज इन ग्रेडियंट होगा तो हम वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस में नहीं है भाई। दो रेल की पटरी दे रखी है ब्रॉड गेज की, हम अपनी लाइन चेंज करने लग रहे हैं, रिवर्स कर्व है, तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस कितना होगा, तो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये फॉर्मूला देख सकते हो, आपने कभी नहीं देखा हुआ ये फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर प्रोविजन ऑफ द कर्व ऑन ए रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के ऊपर जो हम कर्व प्रोवाइड करते हैं तो उसका क्या स्टैंडर्ड है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, बी ऑप्शन। मिनिमम रेडियस ऑफ वर्टिकल कर्व फॉर ग्रुप ए ब्रॉड गेज ट्रैक इज 4000 मीटर। ब्रॉड गेज का जो ट्रैक होता है ग्रुप ए क्लास का, उसके लिए मिनिमम रेडियस कितना होगा, 4000 मीटर। अब ये वाले क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं भाई, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आप इतनी चीज़ें रट नहीं सकते। किसी के 150 में से 150 नंबर ना आए उस चीज़ के लिए, तो ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं 15-20 क्वेश्चन भाई, उसको कोई सोल्व ना कर पाए, तो उनको सोल्व करना भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन भाई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन। फाइन ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट रिजल्ट इन दी अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। भाई आपने बारीक सीमेंट है तो वो अर्ली स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो बिल्कुल सही बात है। जो फाइन ग्राइंडिंग से अर्ली स्ट्रेंथ आ जाती है, क्यों आ जाती है, द फाइनर द सीमेंट हायर इज द रेट ऑफ हाइड्रेशन। जो हाइड्रेशन का प्रोसेस है वो जल्दी होएगा। हाइड्रेशन क्या होती है, सीमेंट और वाटर की जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। तो पहली भी सही है, दूसरी भी सही है, और उसको एक्सप्लेन भी कर रही है। हमें जल्दी स्ट्रेंथ क्यों मिल जाती है, क्योंकि रेट ऑफ हाइड्रेशन हमारा फास्ट होता है। अगला क्वेश्चन, पोजोलाना इज एडिड टू इंक्रीज दी अर्ली स्ट्रेंथ। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। जो हम पोजोलाना डालते हैं, पोजोलाना के अंदर अपनी खुद की तो कोई स्ट्रेंथ होती ही नहीं, तो अर्ली स्ट्रेंथ के ऊपर ये कोई फर्क डाल ही नहीं सकता। दूसरी स्टेटमेंट, इट रिड्यूस दी हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये सही बात है, पोजोलाना डालने से जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कम रिलीज होती है। तो लो हीट सीमेंट कह लो या पोजोलाना सीमेंट कह लो, मास कंक्रीटिंग में इसको हम यूज कर सकते हैं। जो इनिशियल स्ट्रेंथ होती है वो इससे हल्की सी कम हो जाती है। तो पहली गलत, दूसरी सही। अगला क्वेश्चन, कोर्सर दी पार्टिकल लेस इज दी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। जो आपके पार्टिकल है सोइल के, वो जितने ज़्यादा कोर्स होंगे, ज़्यादा उनका साइज़ होएगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हमें उतनी कम लगेगी। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता भाई कोर्स यानी कि बड़े साइज़ का पार्टिकल है, तो उसको पूरे के पूरे को लुब्रिकेट करने के लिए आपको कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और उसी पार्टिकल को आप फाइन कर दोगे, बारीक कर दोगे, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोर्स पार्टिकल के लिए पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कम लगेगा हमारा। क्यों लगेगा, क्योंकि उसका एरिया कम होता, तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रही है। दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ कोर्स पार्टिकल इज लेस। अगला क्वेश्चन, ए रिवर्स कर्व कंसिस्ट ऑफ टू आर्क विद देयर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द अपोजिट साइड। एक रिवर्स कर्व है, ये रिवर्स कर्व कौन सी शेप की होती है, रिवर्स यानी कि जो एस शेप की कर्व होती है, कौन सी, एस, जो इंग्लिश का लेटर है एस शेप की। उसके अंदर क्या होता है, एक तरफ तो रेडियस दूसरी साइड होएगा, एक तरफ दूसरी साइड होएगा, कुछ कुछ इसकी ऐसी शेप होती है।
ठीक है। ये आपकी रिवर्स कर्व हो गई भाई, इसका रेडियस तो इधर बनेगा और इसका रेडियस इधर बनेगा, और जो इसका बीच वाला पॉइंट है उसके ऊपर क्या आप सुपर एलिवेशन इजीली प्रोवाइड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर तो आपको इस तरफ से उठाना पड़ेगा और इसमें इस तरफ से उठाना पड़ेगा। तो जो सेंटर वाला पॉइंट है वहाँ आप सुपर एलिवेशन कैसे प्रोवाइड करोगे? तो पहली स्टेटमेंट कहने लग रहा है रिवर्स कर्व के अंदर दो सेंटर होते हैं अलग अलग साइड पे। बिल्कुल सही बात है। सुपर एलिवेशन आसानी से प्रोवाइड कर दोगे सेंटर पॉइंट पे? जी नहीं, सुपर एलिवेशन हम सेंटर पॉइंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, द कंटूर इंटरवल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ग्राउंड वेदर इट इज अंडुलेटिंग और द फ्लैट। कंटूर इंटरवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ग्राउंड के ऊपर। भाई फ्लैट टेरेन है, रोलिंग है, कैसा है? तो बिल्कुल सही बात है। फ्लैट वाला टेरेन होएगा तो हमें क्या कम रखना पड़ेगा, अगर ऊबड़ खाबड़ जमीन है तो ज़्यादा रखना पड़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट, इन ए हिली टेरेन और अंडुलेटिंग ग्राउंड ए स्मॉल इंटरवल इज एडप्टेड। जो पहाड़ी एरिया हिली है वहाँ पे स्मॉल इंटरवल लेंगे? जी नहीं, हिली वाले में हमें ज़्यादा लेना पड़ता है और प्लेन के ऊपर हमें कम लेना पड़ता है। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली सही है। अगला क्वेश्चन, जियोडेटिक सर्वे कैन नॉट बी डन फॉर वर्क रिक्वायर फॉर दी हाई प्रिसीजन। जहाँ पे आपको हाई प्रिसीजन चाहिए यानी एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल की चाहिए वहाँ आप जियोडेटिक सर्वे नहीं करोगे। गलत चीज़ लिखी हुई है। जियोडेटिक सर्वे क्या होता है? आप अर्थ के कर्वेचर को भी कंसिडर करते हो। अर्थ हमारी कैसी होती है? अर्थ की शेप हमारी गोल है, लेकिन अगर आप सिंपल उसको क्या मान लो भाई अर्थ हमारी फ्लैट है, तो आप उसको क्या कहोगे? प्लेन सर्वे। और प्लेन सर्वे की एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं होती। अगर आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ? कैन नॉट। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज अकाउंटेड फॉर मेजरमेंट इन द जियोडेटिक सर्वे। तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी सही है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट। तो ठीक है दोस्तों, हमारे ये 150 नंबर का क्वेश्चन था। ESC 2020 का हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। हम अब तक 5 पेपर सेट कर चुके हैं। 2020, 21, 22, 23 और 24 5 पेपर सेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने पूरे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप अभी उसको कंप्लीट देख सकते हो, और इसको आप शेयर कर देना जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो इस पेपर की तैयारी करने लग रहे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। और इन सॉल्यूशन के बाद जो इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन है 80 to 90% क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाओगे इंजीनियरिंग सर्विस के, और जो सिलेबस वाले हैं वे तो आप 95% भी आराम से सोल्व कर लोगे। और जितने भी मैंने सॉल्यूशन करवाए हैं ना, इन सारा का सारा पेपर सेट का सॉल्यूशन मेरे को टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। सिविल इंजीनियर डिस्कशन नाम से टेलीग्राम चैनल है जो SSC एग्ज़ाम के लिए है। चैनल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। अगले लेक्चर से जो बचे हुए हमारे इंजीनियरिंग सर्विस के पेपर हैं उनका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक योर फॉर एग्ज़ाम।